अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। 27 वर्षों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है। दिल्ली में बीजेपी की ये जीत बहुत बड़ी है। इसके लिए उसने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अरविंद केजरीवाल की हार सिर्फ केजरीवाल की हार नहीं है, यह उनके अहंकार की भी हार है, बिना विचारधारा वाली पॉलिटिक्स की भी हार है। इस चुनाव में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं हारी, बल्कि उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपना खुद का चुनाव हार गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, जबकि मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को भी चुनाव हारना पड़ा। आपके दुर्गेश पाठक भी चुनाव हारे। आतिशी किसी तरीके से अपनी सीट बचा ले गई। अंत अंत तक वो भी पीछे चल रही थी। एक तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने का जनादेश सुना दिया। इसके पीछे कई वजह हैं। आज हम उन्हीं वजहों पे बात करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा पिछले 5 वर्षों में क्या किया कि वो चुनाव हार गए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जनता ने एक तरफा बीजेपी को वोट दे दिया हो। बीजेपी का जनाधार लगभग कमोबेश पहले की तरह ही बना रहा। कुछ ज्यादा वोट इस बार मिले, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं मिला कि वो ये कह सके कि उसने एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी को तो कमोबेश 40% के आसपास वोट मिलते ही रहे। वो कभी 15 वर्षों तक शीला दीक्षित को नहीं हरा पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस बार का भी रिजल्ट ये बताता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कमोबेश 1-1.5% के वोट का अंतर है। 44% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं, तो 45% के आसपास बीजेपी को। कांग्रेस के 6.5% वोट आज अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्री बिजली, फ्री पानी देने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर ये इलेक्शन क्यों हार गए। 2014 में जिस नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए अरविंद केजरीवाल आई थी, वो आंधी 2024 में 25 आते आते ठंडी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले, शीश महल जैसे आरोपों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान से वो उबर ही नहीं पाए। उसके बीच उनका अहंकार भी इस बार उनके आड़े आ गया। 10 वर्ष किसी की भी सरकार के लिए काफी होते हैं, लेकिन सवाल उठता है इन 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। आज से 12 वर्ष पहले आप अरविंद केजरीवाल को याद करेंगे, वो नई राजनीति करने आए थे। बच्चों की कस्में खाई थी कि वो एक नई राजनीति करेंगे, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो सब कुछ लिया जिसे वो मना करते आए थे। इतना बड़ा बंगला बनाया कि उनके ऊपर शीश महल का आरोप बैठ गया। हालांकि पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के बंगले ऐसे ही होते हैं, उनमें इसी तरह की राजशाही भव्यता होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये शीश महल इसलिए चिपक गया क्योंकि उन्होंने कभी वादा किया था कि वो इस तरह के महलों में नहीं रहेंगे। यमुना की सफाई की बात अरविंद केजरीवाल ने कई बार की। हर बार वो अगले इलेक्शन का नाम बोल देते थे कि अगले इलेक्शन तक यमुना में साफ कर दूंगा। 2020 के इलेक्शन में तो केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि 2025 में वो दिल्ली वालों के साथ यमुना में डुबकी लगा लेंगे। लेकिन 2025 में भी यमुना गंदी ही रही। केजरीवाल उसे साफ नहीं कर पाए। इसी तरीके से केजरीवाल के आने के बाद पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफी बढ़ा। पहले वो पंजाब को जिम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई। उसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण रहा ही रहा। हर बार उनके लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढना मुश्किल होता चला गया। केजरीवाल की इन 10-12 वर्षों की राजनीति में कभी उनकी कोई विचारधारा नहीं रही। वो नई राजनीति करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसी राजनीति को करते चले गए जिसे कभी बीजेपी किया करती है। वो एक नई लकीर खींचने आए थे, लेकिन उन्होंने धर्म का सहारा लिया, तीर्थ यात्राएं कराने लगे, मंदिर मंदिर जाने लगे। इसके बाद भी उन्हें वोट नहीं मिले। अपनी सहूलियत के हिसाब से आंदोलनों को समर्थन देने लगे या कहीं कहीं नहीं भी बोलने लगे। एनआरसी और सीएए का मुद्दा हो या फिर दिल्ली दंगे, अरविंद केजरीवाल की खामोशी हर जगह रही। शायद दिल्ली की जनता को यह पसंद नहीं आया कि कोई विचारविहीन नेता उनका नेतृत्व लगातार करता रहे। इसीलिए दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आरोप और भी चिपका। लगातार यह आरोप लगाया गया कि आरएसएस ने उनकी पार्टी की स्थापना करवाई। 2012-13 के समय में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो संगठन बना था, उस समय से ही आरएसएस उन्हें बैकअप कर रहा था। ऐसा बार बार बोला जाता रहा, लेकिन इस चुनाव में बड़े ही खुले तरीके से बोला गया, जिससे अरविंद केजरीवाल कभी काउंटर नहीं कर पाए। उससे आम आदमी पार्टी बचती रही। केजरीवाल को बताना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी की गठन में आरएसएस और विवेकानंद फाउंडेशन की क्या भूमिका है। जिस दौर में राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे थे, हर जगह मोर्चा ले रहे थे, उस दौर में अरविंद केजरीवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को
पत्र लिख रहे थे। ये बात भी सही है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें बहुत परेशान किया, जेल में डाला, शराब घोटाले में आरोपी बनाया, शीश महल के आरोप जड़ दिए। इसके अलावा एलजी के जरिए हर फाइल रोकी। लेकिन 10 वर्षों का समय बहुत बड़ा समय होता है। इस समय में अरविंद केजरीवाल ने फ्री की अगर 2-4 योजनाएं छोड़ दी, तो उसके अलावा क्या किया उन्हें बताना चाहिए। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे दिल्ली पिछले 10-12 वर्षों में पहले से और कमजोर हुई है। पहले से गंदगी यहाँ ज्यादा बढ़ी है। रोजगार सृजन के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ खास नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल काम के मामले में लगातार 10 वर्षों में फेल रहे, वजह चाहे जो भी रही हो। दिल्ली की जनता लगातार ऐसे मुख्यमंत्री को कब तक अपने ऊपर झेलती रहती। सो इस बार उसने कुर्सी से उन्हें उतार दिया। बीजेपी लगातार 27 वर्षों से इस बात का प्रयास कर रही थी कि वो किसी तरीके से सत्ता में लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही इस देश की सत्ता पे कायम है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बावजूद उसके पिछले 10-12 वर्षों से उन्होंने उनके लगातार प्रयासों के बाद भी लोकसभा में तो दिल्ली की जनता जनादेश दे देती थी, लेकिन विधानसभा के चुनावों में लगातार वो हार रहे थे। उनके लिए भी ये चुनौती बन गई थी कि वो जिस दिल्ली में रहते हैं, वहां उनकी सरकार क्यों नहीं बन रही है। पहली बार ये मौका उनके हिस्से आ गया है कि दिल्ली भी उन्होंने जीत ली है। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि वो दिल्ली को कभी नहीं जीत पाए। अब सच में कहा जा सकता है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, जिसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। 12 वर्षों बाद ये मौका भी पहली बार आया है कि अब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। इससे पहले शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उसी के साथ साथ कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार थी। तो 10-12 वर्षों बाद फिर से दोनों का मिलन हुआ है। इसका कितना दिल्ली के विकास में फर्क पड़ता है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। अमित शाह ने भी यहाँ काफी मेहनत की। अमित शाह ने पिछले से पिछले चुनावों में भी 50 से 50 कार्यकर्ताओं को भी गली कूचे में संबोधित किया। एक इतना बड़ा नेता 50-60 लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहा हो तो बड़ी बात है। बीजेपी ने कभी भी किसी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लिया। उस समय भी जब केजरीवाल की बिल्कुल चरम पे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने घनघोर प्रचार इससे पहले के इलेक्शन में भी किया, इस बार भी किया। वो जीतने के लिए जो कुछ कर सकते थे बीजेपी ने वो किया। जैसे कि किरारी की सीट पे बिहार से जदयू के नेताओं का लगातार प्रचार करना हो, या फिर शालीमार बाग के इलाके में तेलुगु देशम पार्टी के लोगों का आकर प्रचार करना हो। वो लगातार इस स्ट्रेटजी में रही कि इस बार हमें दिल्ली जीतनी है, और इस बार उसे सफलता हाथ लग गई। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि उसने अपने सांसदों के टिकट काटे और उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतार दिया। बताइए कौन सी पार्टी ऐसी होगी जिसके सांसद विधानसभा में उतरते हो। वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आए, और बीजेपी के इस स्ट्रेटजी का फायदा भी हुआ। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया। रमेश बिधूरी आतिशी को हराते हराते रह गए। अंतिम दौर की वोटिंग तक लगभग वो आगे चलते रहे, लेकिन लास्ट में हार गए। फिर भी वो बीजेपी के लिए अपना काम कर कर जा चुके थे। इन चुनावों में कांग्रेस का भी वोट परसेंट पहले से बढ़ा है। पहले वो 4% का वोट यहाँ मिला करता था, जिसे बढ़ाकर 6.5% के आसपास कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 2800 वोटों से बीजेपी से हारे हैं। वहां 3800 के वोट कांग्रेस को मिले। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की हार में भूमिका अदा कर शीला दीक्षित का बदला ले लिया। मनीष सिसोदिया 600 वोटों से जगपुरा से हार गए, लेकिन वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने 7500 वोट ला दिए। इसी तरह से कई और सीटें हैं, करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी के पास इतने वोट आ गए जो बीजेपी और आप के बीच के अंतर से ज्यादा थे। यानी अगर कांग्रेस से गठबंधन अरविंद केजरीवाल ने कर लिया होता तो शायद अभी उन्हें बहुमत मिल गया होता, और 37 सीटों के साथ वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे होते। लेकिन कांग्रेस को हल्के में लेने की गलती अरविंद केजरीवाल लगातार करते रहे। उस कांग्रेस को जो उनके जेल जाने के बाद उनके दिल्ली में रैली करने के लिए आ गई, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता भी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उस रैली में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल लेकिन कभी कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं कर पाए। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के घर ईडी का छापा पड़ा था और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब राष्ट्रीय जनता दल राजद के मनोज झा ने इस पे सवाल उठाए थे और इसकी काफी आलोचना की थी कि ईडी का इसी तरीके से काम करती है, बीजेपी ईडी का इस्तेमाल इस तरीके से करती है। लेकिन उसी समय मनोज झा ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम तो आपके ऊपर हो रहे इन हमलों पे बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है तब अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध जाते हैं
उन्हें भी बोलना चाहिए जब विपक्षी नेताओं के यहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरीके के बीजेपी के द्वारा परेशानियां दी जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा सहूलियत की राजनीति करते रहे। हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही थी। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें दे देते हैं, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस समय सीटों पे बात चली रही थी कि उसी बीच अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है और जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर देते हैं कि वो हरियाणा की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये सवाल आज भी अभी तक अनसुलझा है कि आखिर वो डील कौन सी थी, जेल में वो क्या डील हुई थी जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हमेशा ये कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के जरिए उन्हें ये मैसेज दिया गया था कि हरियाणा में आप सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ो, हम आपको बेल दे देंगे, आपको जेल से छोड़ देंगे। जिसके बाद ये डील अरविंद केजरीवाल को बड़ी भारी पड़ी है दिल्ली के इलेक्शन। केजरीवाल के हरियाणा लड़ने का असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां करीब 1% के वोट से वो इलेक्शन हार गई। केजरीवाल को 1 से 1.5% के बीच का वोट मिल गया और वहां बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। जब दिल्ली का इलेक्शन आया, तब कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के पास गए कि हम साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अकेले 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं था उनके खिलाफ लड़ने का और कांग्रेस ने उनके खिलाफ बिल्कुल मजबूती से लड़ा। शायद बीजेपी ने जितने हमले नहीं किए, उससे ज्यादा तीखे हमले राहुल गांधी ने इस बार अरविंद केजरीवाल पे किए। हो सकता है कि उनके हमलों का असर इतना हुआ कि वो वोट कांग्रेस को भले ना मिले हों, लेकिन वो विरोध वाले वोट बीजेपी को मिल गए हों। ऐसा कई बार राजनीति में होता है कि जब आपका विपक्ष नहीं जीत रहा होता है तो आप उसे वोट दे देते हो जो जीत रहा होता है। दिल्ली की जनता ने एक और बात साफ कर दी कि अब विचारधारा की राजनीति ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल एक पर्दा टांगे पिछले 12 वर्ष से अपनी सरकार चलाते रहे। विचारधारों के लेवल पे उनके ऊपर एक पर्दा ही लगा हुआ था, वो पर्दे को हटाना ही नहीं चाहते थे। वो पर्दा आज उनके ऊपर भारी पड़ गया। इस देश में दिल्ली में उन्हें मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया। पिछले 2 3 4 चुनावों से उन्हें ही वहां का मुसलमान वोट देते आया। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर कुछ भी हुआ, अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। शाहीन बाग के ऊपर उन्होंने एक बार ये कह दिया कि अगर 2 घंटे के लिए पुलिस मिल जाए तो शाहीन बाग को खाली करा देंगे। उस समय उनका ये अहंकार दिखता था, नार्सिसिज्म दिखता था। सीएए एनआरसी के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। दिल्ली दंगों पे भी उनकी खामोशी रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे रहे जहां अरविंद को बोलना चाहिए था, वहां अरविंद स्ट्रेटेजिकली खामोश रहे। उनको लगा इस चुप्पी से उनका फायदा होता है कभी कभी। लेकिन धुंध का सबसे बड़ी बात यह है कि धुंध का अगर फायदा होता है तो धुंध का नुकसान भी होता है। अरविंद केजरीवाल धुंध का फायदा लेते अब तक आ रहे थे, लेकिन इस बार धुंध का उन्हें भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली की जनता ने उन्हें कुर्सी से उतार दिया है। ये जीत बीजेपी को भी एक नई संजीवनी देकर चली जाएगी। नरेंद्र मोदी को भी पहली बार दिल्ली अपनी अपनी सी लगेगी। पिछले 10 वर्षों से वो दिल्ली में थे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि कुछ खटक रहा था। शायद वो कसक अब पूरी हो गई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए जीत का क्षण है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ ज्यादा निराश नहीं है। शायद काफी सारे इलेक्शन के बाद ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुश हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये नहीं समझ पाई कि दिल्ली में बहुत सारे वो लोग भी रहते हैं जो कि बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल सत्ता से मुक्त हैं, शायद अब वो अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे होंगे। उन्हें भी सोचने का एक लंबा समय मिला है। वो शायद अपनी गलतियों को सुधार अगली बार चुनाव में उतरेंगे। उन्हें यह समझना चाहिए था कि दिल्ली में वोटर सिर्फ एक तरह का नहीं है। वो गलती कर गए कि अन्य राज्यों की तरह का वोटर ही दिल्ली में है, जो उनके फ्री की योजनाओं पे वोट देता रहेगा। दरअसल दिल्ली में विचारधारा वर्ग वाला भी एक वोटर है। वो विचारधारा के लेवल पे उन्हें सपोर्ट करता था, जो कि आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार ये गलती कर गए। केजरीवाल इन गलतियों के बारे में सोचेंगे और शायद अगला इलेक्शन ठीक ढंग से लड़ेंगे। लेकिन इस बीच विचारधारा के लेवल पे जो पर्दा था वो हट गया है। अब देश में दो ही विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा, एक बीजेपी की विचारधारा। शायद ये देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अगला इलेक्शन
अब इसी दिशा में होगा। अंत में दिल्ली वासियों को मेरी तरफ से भी इस नए जनादेश की बधाई। शायद उनकी दिल्ली बदल जाए। दिल्ली कितनी नई हो पाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।